हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने 14th लेसन को पढ़ा था, मेंस ऑफ कम्युनिकेशन। 15th लेसन को डिलीट कर दिया गया है, तो आज हम पढ़ेंगे 16th लेसन, ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड। तो सबसे पहले लेसन के फर्स्ट पेज पे जो दिया गया है, कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स दिए गए हैं जो इन फोटोज़ में दिखाई दे रहे हैं। तो हम टेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इट फ्लॉरिस्ड एंड प्रोस्पर्ड। फ्लॉरिस्ड का मतलब होता है फलना फूलना, और प्रोस्पर्ड का मतलब होता है समृद्धि। तो यह बहुत फली फूली थी और समृद्ध थी एट ए टाइम व्हेन अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन फेडेड अवे। जब दूसरे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो थी उस टाइम पर वो इतनी फली फूली नहीं थी, जिस उस टाइम पे इंडियन सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिस्ड और प्रोस्पर्ड थी। इट्स ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन एंड सोसाइटी रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के बीतने के साथ साथ ही कॉमर्स, एजुकेशन और जो सोसाइटी थी वो अपनी हाइट पर पहुंच गए थे। हैड फ्लोरिशिंग ट्रेड लिंक्स, इंडियाज फेवर्ड वेल्थ अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और इसके जो फ्लोरिशिंग थी उसके कारण क्या था कि इंडिया जो था वो प्रसिद्ध हो गया था इसकी वेल्थ के कारण, और बहुत सारे यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। इसके बाद है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन दैट स्टार्टेड अराउंड द 15th सेंचुरी, एवरी यूरोपियन कंट्री ड्रीम्ड ऑफ रीचिंग इंडिया। तो हर यूरोपियन कंट्री का एक सपना था कि इंडिया तक पहुंचा जाए। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड, और इसको गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था वर्ल्ड में। मैनी एक्सपीडिशन वर लॉन्च टू एक्सप्लोर इंडिया। इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे एक्सपीडिशंस होते हैं, अभियान, वो चलाए गए थे। साउथ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। साउथ अमेरिका जो है उसको डिस्कवर किया गया था एक्सीडेंटली। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था साउथ अमेरिका को? क्राइस्टोफर कोलंबस के द्वारा। अपनी क्या, वो इंडिया को फाइंड करने के लिए उन्होंने यात्रा की थी और उसी के दौरान उन्होंने अमेरिका को सर्च किया था। तो अब बात आती है सर्च ऑफ इंडिया। इंडिया की सर्च कैसे हुई थी? द पुर्तगीज एक्सप्लोरर, पुर्तगाली थे ये, जिनका नाम था वास्को डी गामा, वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय द सी रूट। ये इंडिया पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे जो सी रूट से आए थे। ही ट्रेवल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने लंबे समय तक यात्रा की थी। एंड डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट थ्रू द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से उन्होंने एक नए समुद्री रास्ते की तलाश की थी। दिस रूट ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ ट्रेड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। इस रूट ने नए एवेन्यूज जो थे, नए स्थान जो थे वो ढूंढ लिए थे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, व्यापार के लिए। दिस वाज द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़, और यह सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक एक्सप्लोरेशन पीरियड माना जाता है। दे competed with one another for control over trade in इंडिया। उनमें एक कंपटीशन बना हुआ था कि वो इंडिया के ट्रेड को कैसे कंट्रोल करें। द स्पाइसेस एंड कॉटन ट्रेडेड फ्रॉम इंडिया वर वन ऑफ द वैल्यूएबल आइटम इन यूरोप। इंडिया में जो स्पाइसेस थे, कॉटन ट्रेड था, वो बहुत ही वैल्यूएबल आइटम माने जाते थे यूरोप में। The Portuguese, British, French and Dutch all wanted to establish
ट्रेड लिंक्स विद इंडिया। चाहे पुर्तगीज थे, चाहे ब्रिटिश थे और फ्रेंच, डच, सभी के सभी अपना व्यापार लगाना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे इंडिया में। इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या होता है, दे फॉट फियर्सली अमंग्स्ट देमसेल्फ फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड विद इंडिया। उनकी लड़ाई भी हुई थी बहुत ज़्यादा उनके बीच। जो इंडिया में व्यापार करना था, उस व्यापार को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे उनमें काफ़ी झगड़ा हुआ था। इन दिस कंपटीशन द ब्रिटिश एमर्ज्ड विक्टोरियस। और इस कंपटीशन में जो जीत करके सामने आया था वो थे ब्रिटिश। अब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी इंडिया में? टू ट्रेड विद द सी विद द ईस्ट, द ब्रिटिश मर्चेंट्स एस्टेब्लिश्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द परमिशन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। व्यापार करने के लिए ईस्ट के साथ ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी थी उसकी परमिशन लेकर के। इट्स पर्पज वाज टू ट्रेड विद इंडिया। इसका मेन पर्पज क्या था? इंडिया के साथ व्यापार करना। द कंपनी स्टार्टेड इट्स ट्रेड फ्रॉम सूरत एंड लेटर एक्सपेंडेड इट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो ट्रेड शुरू किया था वो सूरत से किया था और बाद में पूरे इंडिया में यह फैल गया था। द कंपनी सून बिकेम ग्रीडियर टू गेन मोर प्रॉफिट। फिर क्या होता है, जो कंपनी है वह है जल्दी से बहुत ही लालची बन जाती है लाभ कमाने के लिए। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। औरंगजेब जो था वह लास्ट पावरफुल राजा था इंडिया में। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू क्रम्बल। जो मुगल एम्पायर था वह कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गया था। दिस डिड नॉट गो अननोटिस्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीज़ जो थी यह अननोटिस्ड रह गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। कैसे रह सकती थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लग गया था कि जो मुगल एम्पायर है वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू एक्सपेंड इट्स मिलिट्री बेस टू गेन कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि यहाँ पर राजा जो थे वो कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया और इंडिया के जितने भी टेरिटरीज थी उन पर कंट्रोल करने की सोची कि उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। बंगाल वाज द मोस्ट प्रॉस्पर्स स्टेट एट दैट टाइम। बंगाल जो है वह मोस्ट प्रॉस्पर्स स्टेट माना जाता है उस समय का। एंड द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू कंट्रोल इट। और जब इतना प्रॉस्पर्स जो स्टेट है तो इसलिए ब्रिटिश जो थे वो सोच रहे थे कि भाई क्यों ना इसी पर कंट्रोल किया जाए, उसी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब आता है द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर। दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, एक तो प्लासी की और एक बक्सर की। द बैटल ऑफ प्लासी वाज एन आउटकम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज डिजायर टू टेक कंट्रोल ऑफ बंगाल। जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इच्छा जाहिर की थी कि वो बंगाल को कंट्रोल में करेंगे। इट टुक प्लेस इन 1757 और ये लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग आर्मी विच वाज रजिस्टर्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी जो थी वो बनानी स्टार्ट कर दी थी और नवाब जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और वो बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। इन द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब वाज डिफीटेड। नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनकी हार हुई, उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और उनको मार दिया गया।
अनदर बैटल नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर। फिर क्या होता है, एक दूसरी लड़ाई और लड़ी जाती है जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, और ये 1764 में लड़ी गई थी। इट ब्रॉट बंगाल कंप्लीटली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इससे क्या हुआ था, बंगाल जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिश थे वो क्या बन गए थे, बंगाल के मालिक बन गए थे। एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उन्होंने क्या किया था, औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में। द ब्रिटिश फॉर्मुलेटेड मैनी अनफेयर पॉलिसीज टू कॉन्कर द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत सारी अनफेयर पॉलिसीज जो थी वो प्रिंसली स्टेट में चालू कर दी थी। यानी कि जो बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी और वो प्रिंसली स्टेट में उन्होंने शुरू कर दी थी। दीज स्टेट्स वर स्मॉल टेरेटरीज। ये स्टेट्स जो थे इनकी स्मॉल टेरेटरीज विच हैड बिकम वीक ड्यू टू द कॉन्स्टेंट वार्स विद द नेबरिंग किंगडम्स। और उन्होंने क्या किया था, लगातार अटैक किए थे, और उसके कारण क्या हुआ था, जो नेबरिंग कंट्री ये किंगडम थे वो कमज़ोर पड़ते चले गए थे। फिर है सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस जो है इसको हम हिंदी में सहायक संधि बोलते हैं। ये पॉलिसी जो थी ये 1798 में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नर जनरल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड वेल्जली, उनके द्वारा इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यानी कि जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस था, ये 1798 में शुरू की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनका नाम था लॉर्ड वेल्जली। दिस पॉलिसी गेव मिलिट्री प्रोटेक्शन टू द princely states who entered into subsidiary alliance. However, it forbade the princely states to keep any army of their own. इसमें क्या किया गया था, कोई भी प्रिंसली स्टेट्स जो है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेगा। दिस पॉलिसी फोर्स द प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सेप्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द सुप्रीम पावर इन इंडिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ज़बरदस्ती अपनी जो नीतियाँ थी वो प्रिंसली स्टेट पर थोप दी थी कि यही इंडिया में अगर कोई सुपर पावर है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक लैप्स की नीति भी अपनाई थी अंग्रेज़ों ने। वाज ए पॉलिसी डिवाइस बाय लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। हु वाज इंडियाज गवर्नर जनरल। ये भी इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं। इट एम्पावर्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्रिंसली स्टेट। इससे क्या हुआ था, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने प्रिंसली स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया था। हुज रूलर हैड डाइड विदाउट ए लिविंग ए सन। यानी कि जिस भी राजा का अपना बेटा नहीं होता था उसके साम्राज्य को इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दिस पॉलिसी डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन एज द थ्रोन। और उस राजा के जिसका बेटा नहीं था तो उस इस पॉलिसी के तहत क्या कर दिया गया था कि राजा को पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी। मीन से जिस राजा का बेटा नहीं होता था तो उस टाइम पर जो भी उसका साम्राज्य था, किंगडम था, उसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने कंट्रोल में ले लेती थी। फिर है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में एक ग्रेट रिवोल्ट हुई थी, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमें, और हमारी हिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। ग्रेजुअली नॉट ओनली द इंडियन रूलर्स बट द कॉमन मासेस आल्सो बिकेम डिसकंटेंटेड विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी बेड पॉलिसीज थी वो ज़बरदस्ती इंडियंस पर थोपने की कोशिश की गई थी, जिससे बहुत सारे इंडियंस रूलर्स जो थे और कॉमन पीपल जो थे वो असंतुष्ट होना शुरू हो गए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। दिस डिसकंटेंट लेड टू द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसी डिसकंटेंट की वजह से 1857 की जो रिवोल्ट थी वो शुरू हो गई थी। द मेन रीजन्स फॉर द रिवोल्ट आर एज फॉलोज। इस का मेन रीजन जो था, इस रिवोल्ट का मेन रीजन जो थे वो कौन कौन से थे वो इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले, डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल। लोगों में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था। वो कौन कौन सा था? जैसे फार्मर्स थे, वर ग्रेटली अप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा ओप्रेस किया गया था, उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया था। द कंपनी लीव्ड हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स। और कंपनी ने क्या किया था, उन पर बहुत ज़्यादा कर जो थे वो लगाने शुरू कर दिए गए थे। और डिड नॉट गिव एनी रिलीफ इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स। अगर बाढ़ आ जाती थी या अकाल पड़ जाता था तो भी उनको राहत नहीं दी जाती थी। जितना भी टैक्स उन पर लगाया जाता था वो उनको देना पड़ता था। द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड इंडिगो। फार्मर जो थे उनको अपनी मर्जी से कोई भी क्रॉप उगाने का राइट नहीं प्राप्त था। उनको अंग्रेज़ों की मर्जी के अकॉर्डिंग जो कैश क्रॉप्स थी वो उगानी पड़ती थी, जैसे कॉटन और इंडिगो। इंडिगो जो होती है इसको नील की खेती बोलते हैं। दिस लेड टू फैमिली ये फेमाइंस एज फूड क्रॉप्स वर इन शॉर्ट सप्लाई। जिससे क्या होता है, जो खाने की चीज़ें थी, जो खाद्य जो चीज़ें थी, उन फसलों की क्या हो गई थी, कमी होती चली गई थी। जो कैश क्रॉप्स थी जैसे कॉटन इंडिगो, उससे तो क्या हो गया था, अंग्रेज़ों को फ़ायदा होना शुरू हो गया था। लेकिन खाने वाली जो फसल थी उनकी शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई थी। द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स एट वेरी लो प्राइसेस विच लेफ्ट देम पुअर देन एवर। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो भारतीय किसान थे उनको अपनी क्रॉप्स को बहुत सस्ते रेट में बोने के लिए, ये बेचने के लिए कहा गया था। और जब वो सस्ते रेट में बेचेंगे तो क्या होगा, उससे वो किसान जो थे वो गरीब होते चले गए थे। उसके बाद है द आर्टिसंस। आर्टिसंस में क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे अंग्रेज़ों से, और इनको एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियल एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, ये भी अंग्रेज़ों की जो शोषण करने की नीति थी उससे प्रभावित हुए थे। द ब्रिटिश बॉट चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया से बहुत सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल्स को खरीदा। प्रोसेस देम एट लो कॉस्ट इन देयर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड सोल्ड देम एट हैवी प्रॉफिट इन इंडिया। और इसको अपने फैक्ट्रियों में तैयार करके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पर इंडिया में बेच देते थे। यानी कि कच्चा माल यहाँ से लेकर के जाते थे और अपनी अंग्रेज़ों की जो उनकी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर इसको तैयार करते थे और इंडिया में ही प्रॉफिट कमाते थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। और उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन गुड्स थी, यानी कि जो इंडियन सामान था उस पर बहुत सा भारी टैक्स जो था वो थोप दिया था। यानी कि इंडिया में बना हुआ कोई भी सामान था उसके लिए इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स देना पड़ता था तो इंडिया का जो सामान था वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। इसलिए जो इंग्लैंड से बनी चीज़ें थी वो सस्ती पड़ती थी, तो वो इंडिया में बेची जाती थी जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। उसके बाद है दिस पॉलिसी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द वीवर्स एंड अदर आर्टिसंस ऑफ इंडिया। इस पॉलिसी ने क्या कर दिया था, जो भारतीय वीवर्स थे, कारीगर थे, उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। दूसरे आर्टिसंस जो थे
कारीगर जो थे उनको भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर है द इंडियन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो क्या थे, वर आल्सो डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश। उनको भी ब्रिटिश के द्वारा जानबूझ करके डिस्ट्रॉय किया गया था। द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस। जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, हैवी टैक्सेस जो थे वो लगा दिए थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर। इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनके प्रोडक्शन पर और उनके एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो लगा दिए थे। ओनली अनप्रॉफिटेबल आइटम्स ऑफ ट्रेड वर अलाउड टू बी ट्रेडेड बाय द इंडियंस। केवल जो अनप्रॉफिटेबल आइटम्स थे उन्हीं का व्यापार करने की परमिशन दी गई थी इंडियंस को। अब हम कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी चीज़ का व्यापार करते हैं, अगर हमें उसी चीज़ में कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने ऐसी ही पॉलिसी अपना ली थी कि इंडियन जो सामान जिसको कोई खरीदता ही नहीं था उसी का व्यापार करने के लिए उनको परमिशन थी, दूसरे सामान को वो बेच नहीं सकते थे। द ब्रिटिश मोनोपलाइज्ड द इंडियन मार्केट कम्प्लीटली। ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, इंडियन मार्केट जो थी उसको मोनोपोलाइज्ड कर लिया था अपने लिए, यानी कि उस पर पूरा अधिकार अंग्रेजों ने जमा लिया था। फिर है रिलीजियस कॉजेज। जो रिवोल्ट थी 1857 की, उसके जो रिलीजियस कॉजेज थे वो कौन कौन से थे। इसमें क्या हुआ था, द ब्रिटिश ट्राई टू कन्वर्ट पीपल ऑफ इंडिया टू क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिश ने क्या किया था, जो क्रिश्चियनिटी थी उसका प्रचार करना शुरू कर दिया था और अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को या मुस्लिम को क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया था कि भाई आप क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको अपनाइए। दिस was viewed by the Indians as an insult to their religious sentiments। इससे क्या हुआ था कि जो इंडियंस थे वो धार्मिक रूप से बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने ये सोचा था कि भाई ये तो उनकी इंसल्ट की जा रही है कि उनको हिंदू से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है या मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो वो जो उनका रिलीजन चेंज करवा रहे थे, ज़बरदस्ती भी करवाया जा रहा था उस टाइम पर, तो हिंदुओं ने इसको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट महसूस की थी। दिस लेड टू ए लॉट ऑफ एंगर इन द कॉमन पीपल। जिससे कॉमन पीपल में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो लेसन बचता है या इसके जो पार्ट्स बचते हैं वो हम ही कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।